Well, hello everyone. I hope you guys are good and सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2082। अब ये 2082 का किस्सा मुझे नहीं पता है, बट हाँ मुझे ये पता है कि आप लोग 2082 सेलिब्रेट कर रहे हो और आई एम श्योर कि कोई हिस्ट्री होगी और कोई इंटरेस्टिंग हिस्ट्री होगी। सो अगर आप में से कोई चाहे मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकता है कि यार क्यों ऐसा कि आप 2025 से अलग हो, क्यों ऐसा कि दुनिया 2025 फॉलो करती है और नेपाल उससे थोड़ा सा आगे, वक्त से आगे नेपाल इस टाइम पर 2082 सेलिब्रेट करता है। आई एम श्योर कि वो ग्रेगोरियन कैलेंडर तो है नहीं, बिकॉज उसमें अभी 2082 आया नहीं है, बट कौन सा कैलेंडर है और क्या इसकी हिस्ट्री है मुझे एक बार प्लीज शेयर करना, सो दैट मैं देखूं और मुझे आई एम श्योर कि कुछ तो इंटरेस्टिंग जरूर होगा इसके पीछे। खैर, आज इस नए साल की शुरुआत में आपके लिए जो नया साल शुरू हुआ है उसमें कुछ अच्छा हुआ। नेपाल अंडर 19 टीम दो में से दो मैच जीती, लेकिन आज मैं बहुत थोड़ी सी बात करूंगा नेपाल अंडर 19 को लेकर के, बिकॉज हमने मतलब मैं खुद अगर बताऊं तो उतना उतना क्लोजली फॉलो नहीं किया, इतना क्लोजली मैं नेपाल टीम को फॉलो करता हूं। लेकिन एक मेजर मुद्दे के बारे में बात करूंगा जो बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, बहुत टाइम से, मानो कि एक पैटर्न सा बन गया है जो रेगुलरली फॉलो होता है, और वो इररेस्पेक्टिव ऑफ मेन वेमेन अंडर 19 हर जगह वो चीज देखा जा रहा है। सो आपका इनपुट जरूर चाहूंगा उसमें, लेकिन उससे पहले आज के मैच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो आज ओमान अंडर 19 के सामने नेपाल की परफॉर्मेंस आई, और यहां पर भी काफी सिमिलर सी परफॉर्मेंस। आपका टॉप ऑर्डर अगर चल जाता है आपका काम बन जाता है, आपके बॉलर्स अगर चल जाते हैं आपका काम बन जाता है। आज भी हमने ये देखा, ओमान वॉज लुकिंग प्रिटी गुड, लेकिन उनका कोलैप्स होता है। आई गेस 110 पर 4 बार विकेट थे और 117 पर वो ऑल आउट हो जाते हैं। सो एक कोलैप्स उधर देखने को मिलता है और नेपाल को स्टार्ट बहुत अच्छा मिलता है। नेपाल लिटरली तेज खेल रहा था शुरू में। नेपाल के दोनों बैटर्स जो थे, साहिल और नीरज, दोनों काफी तेज खेल रहे थे और अच्छी शुरुआत देते हैं, जिस वजह से आपको इवेंचुअली ये मैच जो है वो इजीली आपके हाथ में आता। हालांकि इस मैच से नहीं, अंडर 19 बैच से मैं कुछ लोगों का नाम सुन रहा हूं जिन पर आई विल ट्राई कि उन पर नजर रहे, और हो सकता है एनपीएल में वो आएंगे और काफी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और उसके बाद आने वाले टाइम में आप उनको टीम में भी देखोगे। एक का नाम है युवराज खत्री, जिन्होंने आज काफी अच्छी गेंदबाजी करी। 7 ओवर में 2 मिडन और कुछ 31 डॉट बॉल्स डाली हैं 7 ओवर में, बहुत बहुत बड़ा नंबर है ये, और 5 विकेट भी उन्होंने लिए सिर्फ और सिर्फ 15 रन कंसीड करके। 2.1 की इकोनॉमी है। सो आप सोचो कि 2.1 की इकोनॉमी, फाइफर लिया है, 15 रन दिए 7 ओवर में, 2 मिडन, 31 डॉट बॉल, ये एक काफी अच्छा नंबर है किसी बॉलर के लिए। और एक नाम जो मैं सुन रहा हूँ वो है संतोष यादव। काफी लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि जब लोग बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक मैच की वजह से बात हो नहीं रही होगी, और भी मैचेस रहे होंगे, बिकॉज संतोष ने भी अच्छी गेंदबाजी करी। कुछ 8 ओवर में एक मेडन उन्होंने डाले और उनका इकोनॉमी और कम था, 1.75 का इकोनॉमी था। कुछ 37 डॉट बॉल्स उन्होंने डाली और 14 रन देकर के 2 विकेट। सो इनकी भी अच्छी बॉलिंग थी और उधर भी खत्री की भी अच्छी बॉलिंग थी। सो यस, इनके बारे में सुन रहे हैं कुछ टाइम से, उम्मीद करेंगे कि अभी जब मैच दो, अब क्या है ना, अब नेपाल, या फिर अब नेपाल को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो इस पॉइंट पर आ गए हैं जहां पर आप कहोगे कि यार मैचेस तो सारे जीत जाते हैं, बट सेमीज में या फाइनल्स में जो क्रूशल मैच होता है, जो नॉकआउट होता है, वहां पर जाकर के जब मैचेस हारते हो तो फिर एक पॉइंट आता है जहां पर ना आप थोड़ा निराश इस वजह से हो जाते हो कि यार छोड़ो यार, मतलब पहला दूसरा मैच तो देखना ही नहीं है। जैसे कल वाला मैच डीएलएस से कब नेपाल जीता, कब हुआ, मतलब बहुत लोगों ने इस बारे में बात भी नहीं की, मैंने भी नहीं की इस बारे में बात, क्योंकि सुबह वाले मैच से इतना डिसअपॉइंटेड थे कि यार ठीक है ना, क्या हुआ, डीएलएस से जीत गए ना, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जीत गए, आगे देखेंगे। अभी बहुत सारे मैच में कोई एक सा हार जाओगे या कहीं पर ऐसा हो जाएगा कि आप फाइनल में ही नहीं पहुंच पाओगे तो क्या फायदा, बिकॉज यहाँ तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि भैया क्वालिफाई करो, भले आप पहले सारे मैचेस जीत जाओ, लेकिन जब फाइनल क्वालिफाइंग वाला मैच होगा अगर आप वो हार जाते हो तो फिर सारी कहानी खत्म हो जाती है। सो इस वाले मैच में शायद इस वजह से फैंस जो हैं वो उतना इन्वेस्टेड नहीं है, बट ठीक है, आई होप के यार जिस तरह से परफॉर्मेंसेज आई हैं संतोष की, जिस तरह से युवराज की परफॉर्मेंस आई है, वो इसको कंटिन्यू रखें और अदर प्लेयर्स भी जो उसको कंटिन्यू रखें, और ऐसा ना हो कि हमने अदर मैचेस में देखा कि भाई हर मैच आपके टॉप ऑर्डर जिताए और एक बड़े मैच में टॉप ऑर्डर फेल हो तो पता चला मिडिल ऑर्डर भी फेल हो जाए और फिर उसके बाद आप उस मैच को इवेंचुअली जो है वो हार जाओ। बट यस, आज नीरज और साहिल ने भी अच्छी बैटिंग की और आपके 9.6 ओवर्स में जाकर पहली विकेट गिरती है जब आप स्कोर ऑलरेडी 85 हो रहा होता है। मतलब हम T20 में इतना अच्छा नहीं देखते हैं काफ़ी बार, यहाँ पर हमने क्वालिफाई वाले मैच में देखा। चलो अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग कि आपने यहाँ पर स्टार्ट अच्छा किया। पिछला मैच भी अच्छा था, हो सकता है जो अफगानिस्तान के खिलाफ आपने मैच खेला उसका आपको हेल्प मिल रहा होगा कि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस जो है उसमें आप ऑलरेडी हो। तो विल होप कि हम यहाँ से कुछ बेहतरीन आगे क्रिकेट देखें अंडर 19 की तरफ से। अब मैं आता हूँ असल मुद्दे पर, क्योंकि ये तो मैचेस चल रहे हैं और हम देखते भी रहेंगे
के आगे और उसके बारे में बात भी करते रहेंगे, थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टेड होकर के आगे से देखेंगे और बात भी थोड़ा डिटेल में करेंगे। अभी तो मैंने आपको बेसिक बातें बता दी, लेकिन जो डिटेल में बात करने के लिए आज बैठा हूं मैं, उस पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई आप अगर नेपाल क्रिकेट को फॉलो कर रहे हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि काफी बार आप कहते हो कि यार कोई बात नहीं, आज तुम्हारा दिन नहीं था। आपने काफी बार ऐसा देखा होगा क्रिकेट फील्ड में या किसी भी स्पोर्ट में कि आप कहते हो कि यार आपने कोशिश पूरी करी बट आपका आज दिन नहीं था। लेकिन ऐसी बात अगर एक दो बार की जाए तो ठीक है। नेपाल के केस में अगर आप पिछले कुछ महीने उठाकर देख लोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि फाइनल्स में आकर के नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो ऑलमोस्ट लगातार हार रही है। कल बशीर ने और नंदन ने परफॉर्मेंस अच्छी दी, आपको उस पॉइंट पर लेके आ गए जहां पर आपको लगा कि यार हम जीत सकते हैं, वरना कल वाला मैच जीतने लायक था नहीं। कल जिस तरह से 92 पर 8 डाउन हो चुके थे, आप 173 चेस डाउन कर रहे थे, वहां पर 92 पर 8 किसी को भी नहीं लगा था कि ये मैच अब जीता जा सकता है। बट बशीर और नंदन ने उस मैच को आगे लाया, उस पॉइंट पर लाकर खड़ा किया और एक शॉट से बस पीछे रह गए। और ये कहानी, जैसा मैंने कहा कि ये कहानी पहली नहीं है। आप देखो कुछ दिन पहले अभी अंडर 19 मेंस टीम जब अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रही थी, हमने देखा था क्लोज फिनिश लास्ट में आकर के, आई गेस 2 रन या 1 रन से वो मैच हारे थे। और वहां पर भी यही हुआ था कि यार क्यों ऐसा होता है कि सो क्लोज येट सो फार वाली चीज बार बार आ जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि बस यही है, तो अभी हमने कुछ टाइम पहले विमेन टीम को देखा था, वो भी 2 रन से बस हारे थे। फिर उसके बाद 2024 में हमने देखा था कि काफी ऐसे क्लोज मैचेस हुए थे। फिर हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा था इतना क्लोज मैच। सो बड़ा प्लेटफॉर्म हो, छोटा प्लेटफॉर्म हो, मेंस टीम हो, अंडर 19 टीम हो, विमेन टीम हो, वी आर सीइंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस कि यार आप बड़े मैचेस में आकर के, जो फाइनल मैचेस हैं, जो सेमीफाइनल मैचेस हैं, जो क्रूशल, जो नॉकआउट मैचेस हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जीते ही नहीं है, जीते हैं, लेकिन हारने वाले नंबर्स काफी ज्यादा हैं। अगर आप सोचो 10 में से, मैं अगर आपको बताता हूं एक नंबर की, चलो जी 10 मैच खेले गए हैं और उस 10 मैच में से एक पर्टिकुलर, मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, अभी नेपाल का एग्जांपल ही बताऊंगा, बट एक रैंडम एग्जांपल कि भाई एक टीम है जिसने 10 मैचेस खेले हैं, 10 में से वो 5 मैच जो हारी है वो 2 रन से, 1 रन से, 4 रन से और लास्ट बॉल पर ऐसे हारी है। तो इसका मतलब ये है कि क्लोज मैचेस खेलिए, ठीक है। लेकिन आप कभी भी उस टीम को बहुत मेजरली नहीं बात करोगे। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि साउथ अफ्रीका वैसे बहुत अच्छी टीम है, लेकिन भाई जैसे ही वो नॉकआउट्स में आती है वो चोक कर जाती है। तो अब आप बताओ, आप ऑस्ट्रेलिया बनना चाहोगे या साउथ अफ्रीका? अगर इसी तरह से नेपाल की परफॉर्मेंस आती रही और कल को नेपाल को टेस्ट स्टेटस मिल जाता है, नेपाल अगर टॉप 10 टीम में आने लगती है, तो नेपाल, और अगर इसी इसी हिसाब से चलता है मामला, तो नेपाल वही साउथ अफ्रीका ही बनी रहेगी। और अगर आप साउथ अफ्रीका बने रहोगे तो बड़े मैचेस में आपको वैसे ही कोई सीरियसली नहीं लेगा, और अगर लेगा भी तो इवेंचुअली आप आकर के खुद कहीं ना कहीं चोक कर जाओगे, जैसे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप में हुआ। सो ये जो चोक वाली चीज है, जो लास्ट में आकर के हारने वाली चीज है, ये थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। ये इतनी ज्यादा हो रही है कि आपको फॉर्मेट का फर्क नहीं पड़ता है, आपको मेंस का फर्क नहीं पड़ता है, विमेन का फर्क नहीं पड़ता है, अंडर 19 का फर्क नहीं पड़ता है, नो एज ग्रुप का नहीं, सब हर में आप उठाकर देखोगे तो ये कॉमन जो फिनिशेस हैं ये बहुत ज्यादा हो रही हैं। और उसमें अब एक और चीज आपको बताता हूं कि नेपाल, अगर आप बात करोगे लेट्स से पिछले कुछ मैचेस में जहां पर नेपाल टीम जो है वो चेज कर रही थी, हम चेज को लेकर के अक्सर बात करते हैं कि नेपाल जो है वो काफी बार चेज करने में कोलैप्स कर जाती है। आपको एक नंबर बताता हूं, पिछले लेट्स से आप 12-15 मैच ले लो, ठीक है, नेपाल ने जब जब 170 प्लस चेज किया है, मतलब 170 से ऊपर जब जब उसको चेज करने का मौका मिला है कि भाई सामने वाली टीम है, उसने 170 से ऊपर बोर्ड पर लगा दिया, तो नेपाल ने पिछले कुछ मैचेस में से वो 12 मैचेस जो हैं वो हारे और सिर्फ 4 मैच जीते हैं। अब आप सोचो 12 मैच आप हारे हो और 4 जीते हो, 170 प्लस अगर बोर्ड पर लग जाता है T20 में। तो अब इसका दूसरा साइड बता दो आपको, वो जो 12 मैचेस हारे हैं उसमें से 2-3 मैच ऐसे हैं जो नेपाल 2 रन से, 3 रन से, 1 रन से ऐसे हारा, एकदम क्लोज लॉसेस हैं कि भाई 2 रन से हार गए, 3 रन से हार गए। अब आप सोचो कि अगर आप वो 2 रन से और 3 रन से हारना इतना रेगुलर आपका रहेगा और आपकी जीत में सिर्फ 4, मतलब आप जीते सिर्फ 4 हो, हारे 12 हो, और उस 12 में से आपके 2 रन 3 रन वाली लॉसेस हैं, तो इसका मतलब है कि यार आप जा तो रहे हो, लेकिन लास्ट में आकर के जहां पर वो पॉइंट आता है ना, जिसको आप क्रॉस करते हो, आप विनर कहलाते हो, वहां पर आकर के प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको एक और छोटी सी बताता हूं, मेरा एक बार मिलना हुआ था आशुतोष से। आशुतोष जो फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स से खेल रहे हैं, इससे पहले पंजाब के लिए खेलते थे। आशुतोष से बात करते हैं, और आशुतोष सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, आशुतोष के अलावा बहुत सारे एग्जांपल है, रिंकू सिंह एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। जब इनसे बात की गई और जब इनसे पूछा गया फिनिश के बारे में कि आपने इंस्पिरेशन कहां से ली, या फिर MS धोनी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी बताई
रिंकू सिंह ने भी ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब एम एस धोनी से मैं मिला तो मैंने माही भाई से, और दोनों ने ये बात पूछी थी, और दोनों ऑलमोस्ट काफी सारे ऐसे लड़के जिन्होंने एम एस धोनी से बात पूछी है कि माही भाई एक बात बताओ, आप मैचेस जब फिनिश करते हो तो आपके माइंड में क्या रहता है? अब देखो धोनी ने जवाब क्या दिया, ये फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आखिर क्यों आशुतोष कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी तो है नहीं। आशुतोष एक आईपीएल का खिलाड़ी जिसने काफी बार पंजाब को, दिल्ली को कुछ क्रूशल मैचेस जिताए हैं, तो वो लाइन क्रॉस करने वाला मैच उसने फॉलो किया है। रिंकू सिंह ने लास्ट सीजन कुछ मैचेस जिताए हैं जो बिल्कुल इंपॉसिबल था उसको, इस बार भी आकर के उन्होंने अच्छी नॉक्स खेली है। सो ये प्लेयर्स जो कि फिनिशर बनने की कागार पर हैं, जिन्होंने दुनिया को अपना स्किल दिखाया है, वो जाकर के एम एस धोनी से ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि एक वो फैक्टर होता है जो प्लेयर को फिनिशर बनाता है। वो फैक्टर फिलहाल नेपाल में कहीं ना कहीं मिसिंग है। होता कुछ नहीं है, आप बस पैनिक कर जाते हो लास्ट मोमेंट पर। अगर आप भी खेल रहे हो, मैं भी खेल रहा हूं, मैं किसी और के बारे में क्यों बोलूं, अगर मैं भी खेल रहा हूं और मैं तब से बैटिंग करता आ रहा हूं जब से मेरी टीम को लेट्स से 40 रन चाहिए, 50 रन चाहिए, और फिर वहां से मैं इत्मीनान से खेलते ही खेलते आगे बढ़ रहा हूं, बट जैसे ही अब मेरी टीम को 10 रन चाहिए ना और विक्ट्री के हम बहुत क्लोज आ गए, वहां पर हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाएगी। वहां पर लगेगा कि यार यार अब यहां कोई गलती ना हो जाए, बहुत दूर से लेकर आओ, बिकॉज एक टाइम अब जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी आपने फॉलो करी, अब आप क्लोज आ गए हो, अब आपके अंदर वो थोड़ी सी पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट होने लगती है कि यार यहां पर कोई गलती ना हो जाए, यहां पर कोई मिस्टेक ना हो जाए, ऐसा करता हूं संभल कर। अब देखो नंदन को, नंदन इत्मीनान से मार रहे थे, नंदन एकदम भाई निकल निकल कर उसने क्या 2 बढ़िया छक्के मारे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नंदन उसी फेज में चले गया कि यहां पर कोई गलती ना हो जाए, और गलती ना हो जाए ये करने के लिए उन्होंने क्या करा, बॉल को प्लेस करने की कोशिश करी कि धीरे से प्लेस करता हूं, सिंगल लेकर निकलता हूं। क्या हुआ, टॉपेज लगा और वो आउट हो गया। तो जब तक वो कमांडिंग सिचुएशन में थे, वो कमांडिंग पोजीशन में थे, तब तक तो वो जीत रहे, तब तक वो एकदम सामने वाली टीम को उन्होंने खत्म कर रखा था। एक बॉलर ने सामने वाली टीम को खत्म कर रखा था। जो भी उसने आज तक ऑस्ट्रेलिया में जाकर के मैचेस के बारे में देखा, सीखा, खेला, वो सब यहां एग्जीक्यूट कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस पॉइंट पर पहुंचा कि भाई अब तो होगा, कि नंदन ने नेपाल टीम को मैच जिताया, अपने देश को मैच जिताया, वो वाली चीज है, वो वाली फीलिंग, वो वाली पैनिक सिचुएशन, उसने सोचा नहीं यार यहां पर ना रिस्पॉन्सिबल होकर खेलना, यहां पर ना रिस्क नहीं लेना है। आप ऑलरेडी गियर चेंज कर चुके थे, आपने गियर वापस लिया, आप उस गियर से आगे नहीं बढ़े, आपने गियर वापस लिया, सोचा कि अब यहां पर ना एक आध दो सिंगल लेकर के, अब क्योंकि हम मैच जीत चुके हैं, अब तो कुछ बचा नहीं है, आराम सिंगल डबल करके मैच जीत जाएंगे। आपने क्या करा, आपने गियर रिवर्स ले लिया और वहां वो पैनिक सिचुएशन में आप आउट हो गए। बशीर पर आते हैं। बशीर को वही मिली बॉल, बड़ी अच्छी बॉल मिली, नो बॉल, उन्होंने उसका बहुत अच्छा फायदा उठाया, और वहां पर हुआ कि भाई अब हम जीत चुके हैं, अब यहां कोई मिस्टेक ना हो। दिमाग में एग्जैक्टली क्या चला क्या नहीं चला ये वो दोनों जानते हैं, लेकिन बीइंग अ क्रिकेटर, हैविंग प्लेड क्रिकेट, इतना तो पता है कि जब आप उसी क्लोज, और मैं खुद, मेरे साथ खुद हुआ है कि आई रिमेंबर लास्ट ईयर ही मैं गेम खेल रहा था कॉर्पोरेट के लिए, और वहां पर ऐसी ही सिचुएशन आई, मेरी टीम सारी ऑल आउट हो गई थी, मैं बैटिंग कर रहा था, और वहां पर एग्जैक्टली यही चीज हुआ। मैंने मैच को पूरा, लगभग लास्ट के 10-15 रन बच रहे, पूरा मैं मैच लेकर गया, दूसरे एंड से 1-2 विकेट गिरी, 2-3 विकेट बच रही थी, मैं पूरा लेकर, आई वॉज द लास्ट बैट्समैन, मैं मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर और बैटिंग भी करता हूं, सो मैं करते 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 लास्ट तक गया, और लास्ट में जब लगा कि यार अब हो गया है, चीजें नॉर्मल हो गई है, मैंने निकल करके एक हिट की, और वो बॉल हिट करने वाली नहीं थी, बॉल बैट के थोड़ा ऊपर लगती है और बिल्कुल ऊपर चली जाती है, और मिड ऑन पर ही कैच हो जाता है, लॉन्ग ऑन तो छोड़ो, बहुत दूर होता है। सो ये सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर ना आपकी टीम पैनिक होने लगती है, आप खुद पैनिक होने लगते हो, और आपको लगता है कुछ ऐसा करूं जो जल्दी जल्दी इसको खत्म करूं, और अगर आप जल्दी पहले कर चुके हो तो आप सोचते हो यार अब मैच जीत गए, अब यहां से कोई रिस्क नहीं लेना, आप इत्मीनान से खेलते हैं, और एनी वन सिचुएशन में आप मिस्टेक कर देते हो, और वही हुआ, उस वैसी सिचुएशन में मिस्टेक हुई, और मिस्टेक होने के बाद नहीं, और 1-2 बार तो हुआ नहीं, आपको ही पता है 1-2 बार नहीं हुआ है। आप गुलशन का एग्जांपल ले लो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ वैसी सिचुएशन थी, और उनको ही वहां पर लगा कि यार चलो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे अपर कट मारते ही हो जाते हैं, उनके पीठ पर बॉल लगती है। अब वहां पर देखो क्या हुआ था, वहां पर वो भाग गए थे, वहां पर वो पहुंच गए थे, वहां पर बॉल भी नहीं लगी, पहुंच गए थे वो, लेकिन जब बॉल उनके बैक पर लगती है तो फिर वो रिलैक्स होते हैं कि चलो ठीक है अब तो बॉल लग करके चली गई पीछे, फिर उसके बाद वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, जितनी देर वो स्लो होते हैं उतनी देर में बॉल आकर के उनकी विकेट पर लग जाती है दूसरी बार में। सो ये चीजें इसलिए होती है बिकॉज जो माइंड है ना वो उस तरह से रेडी नहीं होता है, एंड अब जब स्ट्रेट लॉ आएंगे, आई एम वेरी श्योर कि इस चीज पर काम करना बहुत जरूरी। अब देखो जैसे कुछ पुराने एग्जांपल्स अगर आप लो, मैं 2019 में तो फॉलो नहीं कर रहा था नेपाल क्रिकेट को, लेकिन जब मैंने स्टैट्स और रिकॉर्ड्स देखने शुरू किए तो मुझे एक नंबर दिखा कि 192 सिंगापुर के खिलाफ नेपाल चेस कर रहा था 2019 में, एक मस्ट विन सिचुएशन थी, और वहां पर भी क्लोज चेज में वो हार गए थे फाइनल्स में आकर के। फिर 2022 में यूएई के खिलाफ 176 था, वो भी चेज नहीं, तो 170 प्लस वाले जो टोटल्स हैं वो चाहे 2019 हो चाहे 2022 हो, इन सालों में आप बहुत बार हारे हो, और उसका यही रहा है कि भाई लास्ट लास्ट में आकर के मैचेस जो हैं वो थोड़े क्रूशल हो जाते हैं, और एक टाइम पर ऐसा लगता है कि ये बेस्ट टीम एसोसिएट की, और दूसरे टाइम पर ऐसा लगता है कि भाई ये टीम एसोसिएट में से, उन टीमों में से जो बड़े मैचेस में फाइनल्स में आकर के काफी बार चोक कर जाती है।
सो जो भी अब आगे कोचेज आएंगे या जो भी ये ट्रेनिंग जैसी भी होगी, मेंटल ट्रेनिंग इस सिचुएशन से निकलने की होनी बहुत जरूरी है, और हर एक प्लेयर की। बिकॉज टॉप ऑर्डर का प्लेयर लास्ट में आकर के फिर वो आउट हो जाएगा। आपने काफी बार देखा होगा, जब भी प्लेयर सेंचुरी बना लेता है फिर वो आउट हो जाता है। बहुत सारे प्लेयर्स के 103, 104, 107 नंबर्स बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 100 का वो पूरा प्रिपेयर होता है, लेकिन जैसे ही वो होता है, हाँ अब तो सेंचुरी मार दी भाई, अब जैसे ये माइंडसेट चेंज होता है ना, वैसे उसकी विकेट गिर जाती है। बहुत कम प्लेयर हैं जो 100 से 200 तक जा पाते हैं, क्योंकि वो 100 पर सेटिस्फाई हो जाते हैं, और या तो वो 100 पर रिलैक्स हो जाते हैं। इन दोनों सिचुएशन से किसी एक सिचुएशन में वो आउट हो जाते हैं। सेम गोज फॉर समवन जो मैचेस एकदम ऑलमोस्ट जिताने के पॉइंट पर ला करके वहां पर फिर वो आउट हो जाता है। लेकिन एम एस धोनी, आज आज की बात नहीं करूँगा, आज तो एम एस धोनी का खैर ही इज 44 ईयर्स ओल्ड एंड ही डजंट हैव दैट रिफ्लेक्स जो होता है, वो रिफ्लेक्स उनके पास नहीं है, वो स्पीड उनके पास नहीं है, और वो हमें पता है कि यहाँ पर क्यों खेल रहे हैं, वो क्यों सीएसके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ खेलने की बात नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो टीम का हिस्सा है। लेकिन उनके प्राइम डेज में आप जाओगे, आप देखोगे, चाहे वो इंडिया के लिए हो चाहे वो सीएसके के लिए हो, बहुत सारे ऐसे मैचेस उन्होंने जिताए हैं, इसलिए उनको फिनिशर कहा जाता है। ऐसे मैचेस सिर्फ नहीं कि जहां पर उन्होंने रन्स कर दिए, बिकॉज रन्स तो बहुत सारे प्लेयर जो करते हैं, 22 बॉल में 50 करना, 30 बॉल में 50 करना, 28 बॉल में 50 करना, ये बहुत नहीं किए। लेकिन विनिंग सिचुएशन में जाकर के करना, विनिंग कॉज में ये करना, ये बहुत कम प्लेयर्स की चीज है। और इसी वजह से कुछ प्लेयर्स होते हैं वो बड़े कहलाते हैं, जैसे विराट कोहली चेज मास्टर कहलाते हैं, बिकॉज वो एक पॉइंट पर शुरू करते हैं, और ओडीआईज में खास करके ओडीआई के वो बिल्कुल चेज मास्टर हैं। टेस्ट में काफी बार फीके पड़ जाते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, लेकिन ओडीआईज में क्योंकि कैलकुलेशन रहती है ना भाई, इतनी बॉल इतना वो, इतनी बॉल इतना रन, और वहां से वो धीरे 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 करके वो एकदम मैच को एंड कर देते हैं। और अपने प्राइम में उन्होंने जिस तरह से चेज किया है ऑल फॉर्मेट में, वो बहुत जबरदस्त रहा है। तो खैर लेट्स जस्ट होप कि ये जो फैक्टर है, जो मुझे लगता है पिछले कुछ टाइम से काफी कॉमन हो गया है, काफी रेगुलर हो गया, काफी ऑफन हो गया है, ये आकर के थोड़ा सा चेंज हो। जो भी कोच आए, इस पर्टिकुलर मेंटल स्ट्रेंथ पर, इस पर्टिकुलर मेंटल एबिलिटी पर थोड़ा सा काम हो कि मैच फिनिश कैसे करना है, बिकॉज नेपाल वहां तक तो पहुंच जाता है यार, फिनिश नहीं कर पाता है। और होप कि इस नए साल में कुछ इस तरह का आए जहां पर ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी सॉल्व हो, और इस पर नेपाल थोड़ा सा काम करे। सो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और 2082 2082 अगर हिंदी में बोले तो 2082 जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो फिलहाल, वो 82 क्यों है, 25 क्यों नहीं है, 26 क्यों नहीं है, मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।